इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज पर कि जो हमने आपको हेलीकॉप्टर जंग के लिए दिए, आप उन हेलीकॉप्टर्स और उस असले से पाकिस्तान के लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया। मेरे साथ अलीना इलियास हैं, हमारी को एंकर, और फ़खर रहमान साहब बड़े मारूफ सहाफ़ी हैं, उन्होंने हमें स्काइप के ज़रिए ज्वाइन किया है। और आज जिस मौजू पर हम गुफ्तगू करेंगे उसके दो हिस्से हैं। एक तो जो बात कही वज़ीर-ए-आज़म, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कल पेशावर में मेरे साथ इंटरव्यू में, उस पर एक बड़ा वावेला, एक उस पर जिस अंदाज़ में मीडिया ने उसको प्रोजेक्ट किया, उसके हिस्से तोड़े, उसके अल्फाज काटे, उसको डिस्टॉर्ट किया, मैं इसे सहाफ़ती बददियानती कहूँगा। और इसमें जो मैंने आज देखा, इतने बड़े बड़े नाम, इतने बड़े बड़े चैनल जो बहुत दावा करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म करते हैं, लेकिन उन्होंने इमरान खान साहब का बयान बिल्कुल उसको, यानी उसकी जो कहा था एक्चुअली, उसको पूरी की हैसियत को ही तब्दील करने की कोशिश की और हिस्से उसके काट कर एक ऐसा बयान बना दिया कि शायद ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के 3 हिस्से हो जाएं, शायद उनकी ये ख्वाहिश है खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान की आर्मी कमज़ोर हो जाए, शायद उनकी ये ख्वाहिश है खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान डी न्यूक्लियराइज़ हो जाए और फिर यूक्रेन की तरह हो। एक ख़दशे का उन्होंने इजहार किया कि इस वक्त जो इक़्तिसादी सूरत हाल है वो अगर इसी तरीके से चलती रही, और ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, क्योंकि ये कैपेबल नहीं है, इसका एजेंडा कुछ और है, इसके लॉयल्टी किसी और के साथ है, तो उससे जो पाकिस्तान की मज़ीद जो इक़्तिसादी बदहाली होगी, उसका सबसे बड़ा जो अफेक्टीज उसके होंगे वो पाकिस्तान की फ़ौज हो सकती है। और खुदा न खास्ता अगर हमारी फ़ौज, जो कि एक बड़ी मज़बूत फ़ौज है, अगर उसमें रिसोर्सेज़ की वजह से, इक़्तिसादी सूरत हाल की वजह से अगर फ़ंड्स के कट लगाए जाएँ, तो फिर क्या होगा कि ब्लैकमेल करने के लिए अमेरिका आएगा और वो ब्लैकमेल करेगा पाकिस्तान को उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। और खुदा न खास्ता अगर न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कंप्रोमाइज़ हो गया, तो फिर इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्तों में खुदा न खास्ता हमारा हाल कहीं यूक्रेन जैसा ना हो जाए, क्योंकि यूक्रेन में न्यूक्लियर एसेट्स थे, उनके पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, लेकिन जब उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया तो अब उसका मुल्क का हाल देखें कि कत्लो गारत है वहाँ पर, और दुनिया कोई उस पर तवज्जो भी नहीं कर रही। ये सारी सूरत हाल में दुश्मन ने मंसूबा बना रखा है। इमरान खान साहब का कहना था कि वो पाकिस्तान को हिस्सों में तकसीम करना चाहता है, और इसमें अमेरिका और इसराइल और इंडिया इसमें शामिल होंगे। ये वो बात थी जो उन्होंने कही पाकिस्तानी अवाम को वॉर्न करने के लिए कि इस वक्त तमाम इदारे ट्रायल पर हैं, और अगर इलेक्शंस के ज़रिए पाकिस्तान के लोगों को ये मौका नहीं दिया गया कि वो फ़ैसला करें कि आने वाले वक्तों में उनके हुक्मरान कौन होंगे, तो ये इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट जो है, इसमें ना कैपेबिलिटी है, ना इनके पास वो कॉन्फिडेंस है, ना इनके पास वो मैंडेट है, ये इस मुल्क को तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जाएंगे। और हमने ख़ुद इंटरव्यू किया था शमशाद अहमद साहब का, आई होप कि हमारी टीम के पास है, वो अगर नहीं भी है तो मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो उसको पुराना, हम ही ने उनका इंटरव्यू किया था। उसमें शहबाज शरीफ जो अब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म हैं, बतौर वज़ीर आला पंजाब, जब वो अपने भाई के साथ 1998 में गए अमेरिका, और उस वक्त वो ये पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ वावेला कर रहे थे कि हमारी हुकूमत को फ़ौज जो है ये ख़त्म करना चाहती है, तो इन्होंने CTBT पर साइन करने की यकीन दहानी करा दी थी। और इस बात को शमशाद अहमद साहब ने बयान किया कि कैसे उन्होंने इसको अनडू किया, वगरना पाकिस्तान उसमें फंस गया था। बतौर वज़ीर आला पंजाब, जिसका कोई CTBT से, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट से, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है, लेकिन क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के भाई थे तो इन्होंने कहा कि CTBT पर हम साइन कर देंगे। यानी पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम 1998 में शहबाज शरीफ साहब कंप्रोमाइज़ करने के लिए अमेरिका से वादे कर रहे थे। अब अगर ये कहा जाए कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम इज़ नॉट इन सेफ हैंड्स, तो वो कैसे गलत है। मैं ये आपको इंटरव्यू सुना देता हूँ सबसे पहले
जो शमशाद साहब ने बात कही थी मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए लाहौर में अपनी रिहाइशगाह पर आज से चंद माह कबल। आइए वो हिस्सा शमशाद साहब के इंटरव्यू का हम देख लेते हैं। मेरा लंच था स्टोक एल्बर्ट ने स्टेट डिपार्टमेंट में किया हुआ। मैं गया तो वो मुझे जफ्फी मार के मिला। मैंने बड़ा हैरान हुआ कि अमेरिकन तो जफ्फी नहीं पाते होते आमतौर पर। कहता है वेल वी आर वेरी हैप्पी। मैं कहा व्हाट हैपेंड? कहता है सो फाइनली यू हैव कमिटेड। मैं कहा व्हाट? कहता है योर प्राइम मिनिस्टर इज एक्सेप्टेड टू साइन CTBT। तो दे गॉट द इंप्रेशन फ्रॉम हिज कन्वर्सेशन कि वो मान गया है। जो तो खामोशी जो होता है वो नीम रजा वाली बात, उसने जो सवाल जब किया उसने जवाब नहीं दिया, कहता है गल मान गई। तो मैं कहा नहीं ये तो बात नहीं, ये तो और लॉजिस्टिक्स का, मैं उसको कहा मैंने कहा ये लॉजिस्टिक्स का मसला था। वहाँ तुम लोग सब उसके पास बैठे थे, यहाँ प्राइम मिनिस्टर से मैं और रियाज होकर बहुत दूर बैठे थे, तो वहाँ वो बंदे नहीं थे जो तुम्हारे बंदे थे, तो ये मैं रिजेक्ट करता हूँ। कहते नहीं बट शबाज शरीफ उसने कह दिया बिल्कुल ठीक है। मैं कहा हु इज शबाज शरीफ? कहते ही इज हिज ब्रदर। मैंने कहा सो व्हाट, ही हैज नथिंग टू डू विद नेशनल सिक्योरिटी। कहता है कि ही इज चीफ मिनिस्टर पंजाब। मैं कहा पंजाब हैज नथिंग टू डू विद नेशनल सिक्योरिटी। मैं कहा साथ मेरे इकबाल था नोट, मैंने कहा इकबाल टेक दिस नोट्स दैट आई हैव रिजेक्टेड। इनका ये जो कंटेंशन है कि बिल्कुल नहीं, प्रपोजल तो थी हाँ कि वो नहीं है, हमने कोई कमिटमेंट नहीं की बस। तो ये इस तरह मैंने उस वक्त जान छुड़ाई पाकिस्तान की, वरना उन्होंने उसको लेके फिर तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता। वो बुलडोज करने चले थे। तो ये अनरिलेटेड बंदों को जब आप लेके जाते हैं वो यही होता है। ये आपने शमशाद साहब की गुफ्तगू सुनी कि किस तरीके से शहबाज शरीफ पाकिस्तान के इतने अहम प्रोग्राम के हवाले से एक कंप्रोमाइज़ करने जा रहे थे, और वज़ारत दाखिला में वज़ारत ख़ारजा के जो सेक्रेटरी थे उन्होंने इसको किस तरीके से अंडू किया। डेफिनेटली ये जो हमारे सियासतदान इस मुल्क को खुदा न खास्ता बेचने की या उसके मफादात पर सौदा करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे जो काबिल, लायक और प्रोफेशनल जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं वो पाकिस्तान को हमेशा बचाते भी हैं, और इस ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने बदनाम भी किया हुआ है और इसको काम भी नहीं करने देते। क्रेडिट जो है वो सारा ख़ुद लेने की कोशिश करते हैं और डिसक्रेडिट हमारे ब्यूरोक्रेट्स को करते हैं। लेकिन आपने ये देखा शमशाद साहब एक ब्यूरोक्रेट जिन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान के इतने अहम मामले को बचाया, और शहबाज शरीफ जो वहाँ पर सौदा कर रहे थे पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का, वो उन्होंने उसको रोका क्योंकि वो उस वक्त उनके पास कोई ओहदा नहीं था। आज सूरत हाल मुख्तलिफ है, आज वो वज़ीर आज़म हैं, आज उनके पास इख्तियार है। बड़ा सवाल है ना कि वज़ीर आज़म जब वो बने हैं किस तरीके से बने हैं? अमेरिका ने बनाया है, किसने बनाया उनको वज़ीर आज़म? और अगर आज शहबाज शरीफ कोई सौदा करते हैं तो फिर कौन उसका ज़िम्मेदार होगा? न्यूक्लियर प्रोग्राम पाकिस्तान का इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अगर हम माजी देखते हैं तो एक सवाल उठा सकते हैं कि क्या ये हाथ करने की कोशिश करें तो कौन उन्हें रोक सकता है? एक बड़ा सवाल है उनके लिए जो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इस हुकूमत की सपोर्ट है, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे वो पाकिस्तान के बाहर हैं। और जो शहबाज शरीफ साहब ने काम शुरू कर दिया है, मैं इसी मौजू पर आगे चलूँगा, लेकिन एक तस्वीर आपको छोटी सी दिखाना। सलमान शहबाज साहब का क्या ताल्लुक़ है पाकिस्तान के मामलात से? क्या वो पाकिस्तान के ओहदेदार हैं? क्या वो पाकिस्तान के कोई ऑफिशियल हैं? वो टर्की में किस हैसियत से इन खानों में शरीक हैं? और उन पर इल्ज़ाम है कि वो फेस हैं इनका, शहबाज शरीफ साहब का फ्रंट मैन है, किक बैक्स, पैसे। और ये कह रहे हैं शहबाज शरीफ के मैं यहाँ पर तुर्की में मैं सौदों पर दस्तखत कर रहा हूँ, एग्रीमेंट साइन कर रहा हूँ। तो ये सलमान शहबाज साहब कमीशन तय करने के लिए आए हैं वहाँ पर? सवाल है मेरा, ये किस लिए आए हैं? कौन से सौदे हुए हैं? कौन से एग्रीमेंट हुए हैं? किस पार्टी को गए हैं? सलमान शहबाज किस हैसियत से हैं? क्या आप वहाँ पर फिर दोबारा, क्योंकि चौधरी गुलाम हुसैन ने एक बात कही, टीवी पर बात कही कि जो $20 बिलियन थे चाइना की तरफ से आए, उसमें से आधे जो हैं वो शरीफ ख़ानदान या उनकी कंपनियां खा गई हैं। उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने ये बात की है, कोई इसकी क्लैरिफिकेशन नहीं दे रहा। तो अब ये सलमान शहबाज वहाँ पर शरीक है मीटिंग्स में,
तो ये अब फिर कमीशन लेने के लिए आए हैं। एक बड़ा सवाल है। फ़खर रहमान, ज़रा कुछ बयान फरमाइएगा। आप टर्की के मामलात को बड़ी गहरी नज़र से देखते हैं। सौदे करने आया हूँ और सलमान शहबाज वहाँ पर है, और शहबाज शरीफ साहब 1998 में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार थे अमेरिका के साथ। शमशाद साहब ने उनको रोका, इस एफर्ट को उन्होंने अंडू किया। क्या कहेंगे आप? जी समीर साहब, बहुत शुक्रिया। पहले तो ये जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के और न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में बात जो है, ये सूरत हाल इंतहाई अलार्मिंग हो चुकी है। मैं खुद भी ज़ाती तौर पर आपको अपनी इंफॉर्मेशन जो है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। जो 1995 में CTBT कॉम्प्रिहेंसिव ट्रस्ट बैंड ट्रीटी जो थी, इसको लाया गया था। इसका बुनियादी मकसद यही था कि किसी तरह से पाकिस्तान को घेरे में लेकर पाकिस्तान से इस दस्तावेज़ के ऊपर दस्तखत करवा लिए जाएं, ताकि पाकिस्तान जोहरी टेस्ट जो हैं, यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट जो हैं, वो किसी तरह से ना कर सके। इस ज़िमन में अमेरिका की तरफ से चंद बिलियन डॉलर्स की जो ऑफ़र जो थी वो उस वक़्त पाकिस्तान को दी गई थी। लेकिन माजी में जिस तरह से पाकिस्तान के जो वफादार लोग हैं, उनकी एफर्ट्स की वजह से ये मंसूबा जो था नाकाम हो गया था। जो शहबाज शरीफ साहब हैं, इनकी जानिब से जब ये जो बात शमशाद अहमद साहब ने बताई थी आपको, ये बिल्कुल सही है। शहबाज शरीफ साहब जो थे, वो एक वक्त ऐसा आया था उन दिनों में जब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से ब्लंट किस्म के बयानात जो थे वो दे रहे थे। अफ़गानिस्तान के कंटेक्स्ट में उन्होंने एक बड़ा बयान भी उस वक़्त दिया था। तो पाकिस्तान के जो जोहरी असासों को इस वक्त जो थ्रेट है, और जिस तरह साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो बात की है, मुझे भी अपने ज़राए से ये बात मालूम, जो मरासला आया था उसके अंदर भी कुछ इस तरह की बात जो है वो मौजूद है। पाकिस्तान को यही धमकी लगाई गई थी कि पाकिस्तान ने अगर अमेरिका की बात ना मानी, रूस से दूरी इख्तियार ना की, चीन का जो CPEC के मंसूबे हैं, चीन के साथ जो है अपने ताल्लुकात को एक हद तक ना लिमिट किया, तो पाकिस्तान के 3 टुकड़े जो हैं वो कर दिए जाएंगे और पाकिस्तान को इस तरह की माशी दलदल में धकेल दिया जाएगा कि फिर पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की एक करारदाद के ज़रिए से मजबूर कर दिया जाएगा कि अगर उसने माशी तौर पर सर्वाइव करना है तो वो अपने जोहरी असासे जो हैं वो जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है उसको उसके हैंड ओवर करे। तो ये एक बहुत बड़ी गेम जो है वो शुरू हो चुकी है और पाकिस्तान की कौमी सलामती को इस वक्त शदीद खतरात लाक हो चुके हैं। जिस तरह से IMF का प्रोग्राम एक्सेप्ट किया गया है और जिस तरह से महंगाई का तूफ़ान जो है वो आना शुरू हो गया है, तो आप देखेंगे कि ये तूफ़ान जो है ना सिर्फ आपके दीगर सूबों में शिद्दत इख्तियार करेगा, बल्कि मरकज़ के साथ जो सूबों के ताल्लुकात हैं उसके अंदर भी कशीदगी का बाइस बनेगा। अच्छा, ऑलरेडी आपको ये बात मालूम है। फ़खर, मैं आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। आपने कहा कि वो जो साइफ़र है, जो सफारती मरासला है, जो पाकिस्तान के सफ़ीर ने अमेरिका से भेजा जब डोनाल्ड लू ने उनसे बात की, आप ये फरमा रहे हैं कि उसमें भी धमकी के तौर पर ये है कि पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो सकते हैं या पाकिस्तान के 3 हिस्से किए जा सकते हैं। तो इसका मतलब है कि इमरान खान साहब ने क्योंकि जो बात कही कि मुझे इल्म है कि मंसूबा क्या है अमेरिका का, भारत का, इसराइल का पाकिस्तान के हवाले से, कि पाकिस्तान को इक़्तिसादी तौर पर कमज़ोर करना, पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना, पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पर काबू हासिल करना और फिर उसके बाद पाकिस्तान के हिस्से कर देना 3। तो इमरान खान साहब ये जो बात कह रहे थे कि उन्हें पता है कि दुश्मन की प्लानिंग क्या है, दुश्मन की साजिश क्या हो सकती है, तो फिर क्योंकि वो मरासला उन्होंने तो देखा, हम पाकिस्तानी कौम ने नहीं देखा, लेकिन उन्होंने तो वो मरासला देखा, तो इसका मतलब तो ये है कि ये बहुत अहम हो गया है कि जो सदर मुमलिकत ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो ख़त लिखा जिसमें कहा गया कि इस मरासले को फर्दर इसकी तहकीकात के लिए आप एक कमीशन बनाएं, वो तो चीफ़ जस्टिस साहब को फौरी तौर पर बना देना चाहिए। इसलिए कि अगर एक पूरी प्लानिंग का जिक्र है उस साइफ़र में, पूरा वो थ्रेट मौजूद है कि पाकिस्तान के साथ क्या किया जाएगा, तो पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका ये राइट बनता है कि उन्हें इस बात से आगाह किया जाए। ये तो चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को फौरी तौर पर जो सदर पाकिस्तान ने उनको मरासला लिखा है उस पर ये इसके लिए एक जुडिशल कमीशन बनाना चाहिए। फ़खर रहमान जी, समीर इब्राहिम साहब, बिल्कुल ये बात आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्रेडिट दूंगा और ये मैं आपकी कोई
चेहरे मुंह पे जो है मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये इंटरव्यू ऑफ द सेंचुरी आपने किया है और ये बहुत अहम इंटरव्यू आपने किया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास मरासला काफ़ी दिनों से पहुँच चुका है, अभी तक उस मरासले को उन्होंने पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन ये पाकिस्तान के आइन के तहत उन्होंने जो हलफ उठाया हुआ है उसके तहत उनकी एक आइनी जिम्मेदारी बनती है। मैं आपको ये बात यकीन से कह रहा हूँ कि जो इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए हैं उनसे ये बात मालूम हुई है कि अमेरिकन ने जो इस दफ़ा प्रोग्राम बनाया था उनका ये था कि पाकिस्तान में अगर मार्शल लॉ लगता है तो वो लगे, जो उनके अहदाफ हैं, जो उनके मकासद हैं वो उनको हासिल करना चाहते हैं और उसके अंदर किसी भी किस्म की कोई भी रुकावट वो नहीं चाहते। उनको एक यस मैन हुकूमत थी, वो सरकार थी, चाहे वो एक सिविल की जो हुकूमत है उसके से हो या एक मिलिट्री हुकूमत जो है उसकी शक्ल में हो। ये बिल्कुल बात अपनी जगह पर दुरुस्त है। मैं आपको बिल्कुल वासूक से कह रहा हूँ, ये हम सब की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को जो इस वक्त सिक्योरिटी के शदीद तरीन खतरात लाक हैं, इसमें हम सब की एक कौमी जिम्मेदारी बनती है कि हम यक आवाज़ होकर पाकिस्तान को जो आइंदा जो सूरत हाल बनने जा रही है उससे बचाएं, क्योंकि ये हमारा कौमी फ़र्ज है। यहाँ पे साफत नहीं, यहाँ पे हमारी कौमी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान को एक शदीद किस्म की माशी दलदल में धकेलने की पूरी मनसूबाबंदी है, क्योंकि ये लोग जो इस वक्त इक़्तिदार में बैठे हैं इनके सारे मफादात जो हैं वो बाहर हैं, इनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने यहाँ से उठना है और चले जाना है और सिर्फ आवाम भुगतेगी। मैं आपको एक और तारीखी बात भी बताना चाहता हूँ कि जनरल राय शरीफ जो चीफ ऑफ आर्मी साहब थे वो बरतानिया गए थे और वहाँ पर उन्होंने जाके MI6 और MI5 के जो लोग थे उनसे मुलाकात की थी और बाकायदा उसकी प्रेस रिलीज जारी की गई थी। उनको बरमला कहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो बलोच लिबरेशन आर्मी है और इंसर्जेंट जो है इनको जो वो माली मदद फराहम कर रहे हैं इसको रोका जाए, नहीं तो इसके शदीद उनको नताइज भुगतना होंगे। इसी तरह से सिंध के अंदर और इसी तरह से आपके ट्राइबल एरिया के अंदर जो पख्तून्स के हवाले से नेशनलिस्ट मूवमेंट को हवा देने की कोशिश हो रही है, ये सारे वो अज़ाइम हैं जो इस वक्त पहुंच गए हैं। और पाकिस्तान के एक फौजी तर्जुमान ने आज से कुछ अर्से पहले अपनी ब्रीफिंग में हमें ये बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि पाकिस्तान एक ऐसे थ्रेशोल्ड पे खड़ा है जहां से पाकिस्तान या तो कामयाबी की बुलंदियों पे चला जाएगा या पाकिस्तान फिर एक गहरी गहराई में चला जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आज जिक्र करना चाहता हूँ। हमारी टीम प्रोग्राम के अगले हिस्से में उसका वो अभी हम आपको दिखा देंगे। आज जिस अंदाज में यूक्रेन को जो पाकिस्तान ने इमदाद भेजी है, जिस अंदाज में पाकिस्तान के स्टेट मीडिया ने, पाकिस्तान टेलीविज़न ने उसको लाइव कट किया, यूक्रेनियन एम्बेसडर वहाँ पर थे और उसके बाद जो हिना रबानी खर साहबा हैं हमारी वज़ीर ममलिकत, वो वहाँ पर मौजूद थी, तकारीर हुई और उसमें बहुत ज़्यादा इसको प्रोजेक्ट किया गया। इसके पीछे शायद अपने अमरीकी आकाओं को खुश करने का मकसद भी था। उनको ये बताया जाए कि अब हम इसमें कोई शक नहीं कि जो जंग में जो इलाके मुतासर हैं वहाँ पर मदद भेजना अच्छी बात है, लेकिन उसको इस अंदाज में प्रोजेक्ट किया गया। हमारे स्टेट मीडिया ने उसको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया कि ये तासुर दिया जा सके अमेरिका को खुश करने के लिए, अपने आकाओं को खुश करने के लिए और ये तासुर देने के लिए कि अब हम शायद रूस के साथ उस तरह नहीं हैं, हम अब यूक्रेन के साथ हैं, हम यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। और यही अमेरिका की डिमांड थी, यही अमेरिका कह रहा था कि आप यूक्रेन के साथ खड़े हों, आप रूस से दूर हों। तो जो आका कह रहे थे यहाँ पर उनके नौकर वो सब कुछ कर रहे हैं, वो इनके जो यहाँ पर जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है वो सब कुछ ये कर रही है। ये बड़ी एक सिग्निफिकेंट आज मैंने देखा कि स्टेट हमारा जो टीवी है PTV, कुछ और चैनल्स ने भी उसको कट किया। तो ये जो एक दिखाने का मकसद था, ये बैरूनी आकाओं को इसका मकसद खुश करना था और ये बताना था कि अब हम यूक्रेन की तरफ जा रहे हैं, रूस से हम दूर हो गए हैं। अब मैं इसी हवाले से जो इमरान खान साहब के इंटरव्यू को तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया और कहा गया कि जनाब उन्होंने ये जो बात कही है पाकिस्तान के हवाले से ये तो बड़ी गद्दारी है, उस पर जो येलो जर्नलिज्म हुई वो बाद में मैं बात करूँगा। लेकिन सबसे पहले जो लोग ये बातें कर रहे हैं, जिन लोगों ने आज ये बातें कही इमरान खान के बारे में, ज़रा मैं उनका आपको चेहरा दिखाना चाहता हूँ कि वो लोग माजी में क्या बातें करते रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको नवाज़ शरीफ साहब की वो गुफ्तगू सुनवा देता हूँ, जो इस पूरी ये जो सारी ये भानमती का कुंभा है इसके वो सरबराह हैं, जहाँ पर काबीना मिलने जाती है, जहाँ पर उनसे पूरी सलाह ली जाती है। एंड ही इज़ द वन हु इज़ कॉलिंग शॉट्स। जनाब क्या कहते हैं पाकिस्तान की फ़ौज के बारे में
कि पाकिस्तान, ये खुद ही आप सुन लीजिए कि पेट कैसे हमने काट के पाला और आप क्या कर रहे हैं। आइए सुनिए, और इस तकरीर के बाद कोई उन पर पर्चा दर्ज नहीं हुआ। आइए जी। इल्ज़ाम लगा रहे हैं पाकिस्तान की फ़ौज पर कि जो हमने आपको हेलीकॉप्टर जंग के लिए दिए, आप उन हेलीकॉप्टर्स और उस असर से पाकिस्तान के लोगों पर गोलियां चला रहे हैं। ये नवाज शरीफ साहब ने कहा। एक और नवाज शरीफ साहब की गुफ्तगू है कि इस तरह के सलूक लीडरों को बागी बनाते हैं, और शेख मुजीबुर रहमान एक बागी नहीं था। ये भी पाकिस्तानी फ़ौज को सुना रहे हैं, जो आज इमरान खान के उस बयान पर तनकीद कर रहे हैं जो उन्होंने कौम की आंखें खोलने के लिए, जो खदशात हैं, जो साजिश है, जब उन्होंने साजिश का जिक्र किया तो ये जो तनकीद कर रहे हैं, ये मैं उनके बयानात आपको सुना रहा हूँ। सुनवाइए जी ये बयान भी ज़रा। ये धमकियाँ कि जनाब और शेख मुजीब बागी नहीं थे और ये आपके रवैये ने उनको बागी बनाया, ये किसको कह रहे थे? वो समझ रहे हैं किसको कह रहे थे। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, लेकिन जब मैं वापस आता हूँ तो मैं आपको वो गुफ्तगू सुनवाऊँगा नवाज शरीफ की, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा पाकिस्तान की फ़ौज ने। ये वो एक गुफ्तगू है जिसमें उनका ये लुकमा है। आइए ब्रेक पर जाते हैं और जब वापस आते हैं तो यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।